हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा था, उसमें हम संविधान सभा का निर्माण को देख लिए थे। ठीक है, उसमें कुछ संघीय समितियां थीं, समितियां बनाई गईं जो 8 बड़ी-बड़ी समितियां रही हैं, कुछ छोटी भी समितियां रहीं। उन सब का जिक्र हमने कर लिया है। संविधान में अनुच्छेद हैं, भाग हैं और अनुसूचियां हैं, उनके बारे में नहीं बताएंगे। उसकी हम पीडीएफ दे देंगे, वो इम्पोर्टेंट हैं, वो प्रश्न आते रहते हैं पेपर्स में, कभी न किसी पेपर में आ ही जाते हैं वो, और हर साल आते हैं वो। तो उनकी एक पीडीएफ हम अलग से आप लोगों को दे देंगे। और आज हम संघराज क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। आपको पता है संघराज क्षेत्र, फिर उसके बाद नागरिकता रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसी में शासन प्रणाली भी हम देख लेंगे। फिलहाल एक जानकारी आपको बता दें कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल तो ही है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें हम पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं। यूपी पीसीएस, बीपीएससी 67 प्री होने वाला जो आरओ 2021, इन सब के लिए पेड कोर्स हम अवेलेबल करवाते हैं और बहुत ही कम फीस में अवेलेबल करवाते हैं हम। बहुत कम फीस लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नोट्स में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स में बहुत बेनिफिट है, जैसा कि हमने 2020 के यूपी पीसीएस प्री में अच्छे खासे प्रश्न दिए थे और अच्छा खासा रिजल्ट भी आया था उसका, करीब 80% रिजल्ट आया था। ठीक है, और इसके साथ में हम 2019 में भी पेड कोर्स चलाए थे। ठीक है ना, तो इन सब को हम देखते हुए फिर नोट्स में हमने कुछ बदलाव भी किए हैं इस बार, और बदलाव हुआ है। और दूसरी चीज़, हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं। पेड कोर्स तो है ही है, हम पीडीएफ देते हैं, साथ में ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, जिसमें 2 डेमो फ्री आप ले सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो पेड कोर्स में आपको हम पीडीएफ कंप्लीट जीएस का नोट्स देते हैं, ऑनलाइन क्लास 2 डेमो फ्री रहेगा इसमें भाई, 2 डेमो आप फ्री में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है इसका। 2 डेमो लेने के बाद आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर एग्जाम टाइम पे हम आपको 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जो कि पूरा एक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है, और उसी तरीके से बनाएंगे पेपर कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर वीकली टेस्ट भी, जो कि 1 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अब एक जानकारी और बता दें कि 1 सितंबर के बाद इनकी फीस बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो अभी अगर कोई एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 सितंबर के बाद हम फीस बढ़ा देंगे। ठीक है, और सीधा हम हर एक कोर्स में 500 से 600 रुपये बढ़ाएंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। कोई डाउट है आप इस पर क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे संविधान की प्रस्तावना से। उद्देश्य प्रस्ताव था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई है, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बारे में हमने बता दिया, उसमें क्या क्या प्रावधान शामिल थे। ठीक है, उन सब चीज़ों को हमने पहले ही बता रखा पिछले वाली वीडियो में। ओके, तो आज हम शुरुआत करें संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या? आखिर में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसी को बाद में, मतलब 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका थी, उसे स्वीकार किया गया था। अभी तक एक प्रश्न आता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। क्या किया गया? समाजवादी
पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ प्रस्तावना में आपके, ध्यान रखना इसका, ठीक है। प्रस्तावना के तत्व की बात करें तो प्रस्तावना के तत्व क्या हो सकते हैं? आपको पता है कि प्रस्तावना को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि संविधान की प्रकृति कैसी है, भारत की प्रकृति कैसी है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रस्तावना से ही समझ जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब की बात हुई है प्रस्तावना में। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि संविधान की प्रकृति हमारे कैसी है, या भारत की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो प्रस्तावना के तत्व के रूप में हम देखेंगे तो भैया संविधान के अधिकार का स्रोत है ये। संविधान के अधिकार का स्रोत है कैसे? कि भारत के लोगों से यह शक्ति प्राप्त करता है। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति ने संविधान को नहीं बनाया था। हम भारत के लोग मतलब भारत के सभी लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है। अब सब एक एक व्यक्ति नहीं थे वहां, ये थे कि लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान बनाया गया था। आपको हमने बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। इसमें भारत की प्रकृति के बारे में भी पता चलता है। भारत की प्रकृति कैसी भाई? एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब किसी कोई भारत का कोई धर्म नहीं है, इसमें सभी लोग सभी धर्म समान है। लोकतांत्रिक प्रकृति है भारत की। इसी से प्रस्तावना से पता चलता है। प्रस्तावना से ये भी पता चलता है कि यह मतलब भारत देश गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। समझ रहे हैं? गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ये भारत की प्रकृति के बारे में भी बताता है। यही नहीं, यह संविधान के उद्देश्य की भी व्याख्या करता है। संविधान के उद्देश्य की भी व्याख्या हो रही है यहाँ पे। कैसे? कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है, ये स्वतंत्रता नहीं, हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात है ये आपको फ्रांसीसी क्रांति से मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावी है। लेकिन जो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श दिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया है। हमने स्रोत के बारे में बता रखा है आप लोगों को, ध्यान रखना इसका। अब बात ये होती है, प्रश्न ये उठता है कि भाई कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात हुई भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है संविधान मतलब प्रस्तावना में, ठीक है। यहां से संविधान के उद्देश्य का पता चलता है। पता चलता है कि भैया संविधान में स्वतंत्रता किस प्रकार की है। तो स्वतंत्रता कैसी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है यहाँ पे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रश्न ये हैं, आए हुए हैं प्रश्न भाई, पूछे गए हैं कई बार। फिर समानता की बात होती है और बंधुत्व की बात होती है, ठीक है ना, याद रखना। महत्व क्या है प्रस्तावना का? महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व इस बात में है कि भैया यह आधारभूत दर्शन, इसका राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक और मूल्यों का उल्लेख जो है, जो प्रस्तावना में किए गए हैं वो हमारे संविधान के आधार हैं। हमने महत्व के बारे में आपको बताया ऊपर ही, उस तत्व के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसका महत्व इस बात में भी है कि संविधान सभा का महान और आदर्श सोच उल्लिखित होता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना से ही हमें समझ में आ जाता है कि संविधान सभा जो जिन्होंने संविधान का गठन, संविधान का निर्माण किया था, उनके महान और आदर्श सोच, उनकी सोच क्या थी। इसके साथ में संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करता है प्रस्तावना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। प्रश्न ये भी आते हैं कि जैसे कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं
कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, उपरोक्त कथन किसने कहा था, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है। इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं भाई, कई बार पूछे गए हैं पेपर में। तो एक है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? ये कहे थे भैया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? आपके लिए प्रश्न है ये, ठीक है। दूसरा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसको कहा था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी कौन है? प्रारूप समिति जो बनी थी उसके सदस्य थे ये के एम मुंशी, ठीक है। फिर प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने बताया है। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का कुंजी नोट है। एक बात याद रखना कि प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है, ठीक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। इसका ये कथन एम हिदायतुल्लाह ने कहा था। एम हिदायतुल्लाह कौन है? जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो याद रखना संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, इस पे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। बेरुवाड़ी मामला आया 1960 में, इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये मामला हुआ। उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि बेरुवाड़ी मामला जो कि 1960 में आया, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामला आता है। इन पे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया गया और क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। एक और मामला आया LIC ऑफ इंडिया मामला। ये क्या था? LIC ऑफ इंडिया मामला में कहा गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण क्या था? पूछा गया है प्रश्न में कि प्रस्तावना को संविधान में शामिल किए जाने का कारण क्या था? कारण ये था कि इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया, इसलिए इसको बाद में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान का भाग इसलिए है क्योंकि यह संविधान के जन के मत से साम्यता रखता है। मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग क्यों है? क्योंकि यह संविधान के जन मत से साम्यता भी रखता है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें याद रखना दो तथ्य हैं, दो तथ्य याद रखना हमेशा कि एक तो यह है भैया प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रस्तावना ऐसा नहीं वो किसी विधायिका की शक्ति का स्रोत है, शक्ति किसी विधायकों को शक्ति दे रहा है, और ये भी नहीं है कि वह उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा होगा। दूसरा है कि यह एक गैर न्यायिक है, मतलब इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना कुछ ऐसी है। शासन प्रणाली देख लेते हैं। शासन प्रणाली क्या भाई? शासन प्रणाली कई प्रकार की होती है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र, लोकतंत्र भी होता है। तो उसी के तहत हम देखेंगे एक तो राजतंत्र होता है, पहले राजा लोग होते थे। यह शासन का प्राचीनतम रूप है और शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है। याद रखना यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है। यह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर होता है, जैसे ब्रिटेन आज भी है ना, महारानी विक्टोरिया का महारानी आज भी वहां है। कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं इसको।
अरिस्टोक्रेसी क्या भाई? राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है, ये है अरिस्टोक्रेसी। तानाशाही भी है, अधिनायक तंत्र जिसको बोलते हैं, तानाशाही, अधिनायक तंत्र। ये क्या है? ये है कि एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कई देशों में आज भी आप तानाशाही को देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अगला है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कैसा? प्रजातंत्र भैया एक ऐसा लोकप्रिय रूप है, मतलब बहुत सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रजातंत्र ही है। यहाँ पर जनता में सत्ता का वास होता, मतलब लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है, जैसे भारत में है। जैसे भारत में है ना कि अगर सरकार जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रही, तो अगले आने वाले चुनाव में जनता क्या करेगी? या बीच में भी अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाएगा और सरकार गिर सकती है। चुनाव आने के बाद जनता जो है उस सरकार को फिर से मौका नहीं देगी। तो जनता पर ही सब डिपेंड करता है। प्रजातंत्र बहुत लोकप्रिय रूप है। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है, इसके भी कई रूप होते हैं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र के कई रूप होते हैं। एक तो भैया होता है संघात्मक शासन, एक होता है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन को हम संसदीय व्यवस्था बोलते हैं, लेकिन एकात्मक शासन को हम अध्यक्षीय व्यवस्था बोलते हैं। संसदीय व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था को, और एकात्मक शासन को अध्यक्षीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अब एक राज्य है, मान लीजिए एक राष्ट्र जैसे भारत है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो भैया वहां पे संप्रभुता होनी चाहिए। उस देश में जो कोई देश है उसकी एक संप्रभुता हो, जैसे भारत पहले भी था, आज भी है। लेकिन उस समय भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, जनसंख्या थी, भूभाग भी था, संप्रभुता नहीं थी उसके पास। उसकी अपनी सेना, उसके अपने वित्तीय व्यवस्था, उसके अपने विदेशी संबंध, ये सब चीजें नहीं थी देश के पास, लेकिन जनसंख्या और भूभाग तो था ही। सरकार भी थी, लेकिन हमारी नहीं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां। तो एक राज्य, एक देश या एक राष्ट्र के लिए संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार या सत्ता होनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भैया उस देश को संप्रभुता होनी चाहिए, उस देश के पास संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे अनिवार्य है संप्रभुता। भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, मतलब यहाँ की शासन प्रणाली संसदीय स्वरूप की। भारत की जो संसदीय प्रणाली कैसी है? संसदीय स्वरूप की है ना। ओके, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, याद रखना। संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। संसदीय प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। आप स्टेटमेंट और असर्शन के रूप में देख सकते हैं, कथन और कारण के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में इसमें कार्यपालिका का अस्तित्व कब तक बना रहता है? कार्यपालिका का अस्तित्व तब तक बना रहता भैया कि जब तक विधायिका में उसको विश्वास प्राप्त रहता है। मतलब विधायिका में जब तक कार्यपालिका को विश्वास प्राप्त रहता है, तभी तक कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। और जब अविश्वास आ गया, विश्वास खत्म हुआ, तो उस समय उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में नहीं था, ये वाला पॉइंट आया हुआ है। भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में नहीं था? तो जनता में नहीं था, ये वाला प्रश्न है।
तथा भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आपके पेपर के हिसाब से, आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं, वीडियोस बनाए गए हैं। ठीक है, इनको सुनने की जरूरत, ध्यान से सिर्फ अगर 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पेड कोर्स में हम रिवीजन भी करवाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ा के हम खत्म नहीं करेंगे, रिवीजन करवाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक। ये हमारा तरीका है, और उसमें रिवीजन हम सबको साथ में करवाते हैं। इस बेस पर रहते हैं कि भाई एग्जाम जब तक होगा तब तक हम 2 बार रिवीजन करवा दें। एक बार पढ़ा देंगे और 2 बार रिवीजन करवाएंगे, मतलब 3 बार कम से कम कंप्लीट करेंगे आपका कोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अमेरिका, यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहां पे है, उसको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्यों? कि जिसमें, भैया राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। एग्जाम्पल तो यूएसए ही है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? विधायिका को भंग नहीं कर सकता। हमारे यहाँ विधायिका को भंग कर सकता है? भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सत्ता केंद्रीकृत होती है भाई, अध्यक्षात्मक में याद रखना, सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मंत्रियों को उनके मंत्रालय का बंटवारा तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर राष्ट्रपति महोदय उनको, मतलब मंत्रियों को मंत्रालय सौंपते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है सारा काम भारत में। लेकिन वहां पर क्या है कि वहां पर राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए। तथा व्यवस्थापिका की भूमिका कैसी होती है? व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ओके, अच्छा, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को, तो हम भारत के लोग मतलब क्या है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है और जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। याद रखना, इसके 2 पॉइंट हैं, ये याद रखना है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया हुआ आपके पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब हम शासन प्रणाली देख रहे थे, तो हमें ध्यान ये भी रखना है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण क्या होते हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या भाई? कि राज्यपाल का पद। ये भी कई बार प्रश्न में आए हुए हैं, ये सभी भी पूछे गए हैं भाई। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है? राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। आपको हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा समझौतों को लागू करने में संसद की जो शक्ति होती है, ये सारे के सारे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? इसका मतलब ये है कि भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद, मतलब राष्ट्रपति महोदय, जो कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। सर्वोच्च पद होता है भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का, उस पद का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है वह निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र होने का मतलब यही है।
कि जो सर्वोच्च पद है भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक मामले में, वो निर्वाचित होता है। ठीक है, इसके आगे जी ऑस्टिन है। जी ऑस्टिन, ये भी पूछे, इनके बारे में भी कई बार प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था इन्होंने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। फिर एक और है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया कथन है कि भाई संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, याद रखना। संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये पॉइंट आ चुका है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। कैसे होता? तो भैया विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका मतलब लोकसभा और कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से भी होती है, और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अच्छा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो लक्षण ये भैया कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है, पहली चीज, अर्थ हमने बता दिया है। संसदात्मक रूप की सरकार है यहाँ पे। सत्ता का केंद्र बिंदु को क्या है? सत्ता का केंद्र बिंदु जनता है। तो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को हमने देखा, तो संघात्मक लक्षण को भी देखना जरूरी है। संघात्मक लक्षण क्या भाई भारतीय संविधान के? तो भैया सबसे पहले लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता है, द्विसदनी विधानमंडल है, लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन है, जो कि भारत और अमेरिका में, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के अलावा और किस देश में है? तो आपको याद होना चाहिए कि भारत के अलावा अमेरिका में भी है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम देखे थे कि आपातकाल 1975 में लगा था। इसका विरोध इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने किया था। पेपर हैं दोनों। सेमिनार तथा मेन स्ट्रीम सेंसरशिप को स्वीकार ना करके बंद हो गए। इन दोनों ने क्या किया? सेमिनार और मेन स्ट्रीम सेंसरशिप को स्वीकार नहीं किए, ये बंद हो गए। तो कन्नड़ लेखक हैं शिवराम कारंत। शिवराम कारंत कौन है? कन्नड़ लेखक थे, जो कि पद्म भूषण और हिंदी लेखक परेश्वरनाथ रेणु ने क्या किया? अपनी पद्मश्री की उपाधि भी वापस कर दी थी इसी आपातकाल के दौरान। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, इन दोनों ने पद्म भूषण और पद्मश्री को वापस कर दिया था इसी आपातकाल के दौरान। 42वें संविधान संशोधन में एक बदलाव हुआ था। बदलाव क्या था कि भैया जो सरकार विधायिका का कार्यकाल था वो 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि विधायिका का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी पर अध्ययन करने के लिए, इसी आपातकाल व्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए शाह जांच आयोग बनाया गया। शाह जांच आयोग कौन थे? जेसी शाह, जो कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा हुई थी, उसमें जो कार्रवाई की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, अत्याचार कदाचार किया गया, इन विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करने के लिए 1977 में क्या थे? कौन सी सरकार थी भाई? तो जनता की सरकार थी, जनता सरकार थी। तो जनता सरकार ने क्या किया? जेसी शाह, जो कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई। क्यों की गई थी आपको पता हो गया, कब की गई ये भी पता हो गया, किस सरकार ने की थी ये भी पता हो गया, अध्यक्ष कौन थे ये भी पता हो गया। ठीक है, अभी इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और फिर नागरिकता, ये 2 चैप्टर अभी इसमें रह गए हैं। ठीक है,
इनको हम कल करेंगे। ओके, इनको हम कल करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके।